नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय स्वदेशी आंदोलन पर चर्चा करेंगे। पिछले अध्यायों में हमने ये बताया कि किस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन के लिए या भारत को आज़ादी दिलाने के लिए एक अखिल भारतीय संस्थान की स्थापना की, जिसका नाम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। हालांकि इस संस्थान का गठन या स्थापना करने वाला एक आयरिश मूल का अंग्रेज था, मिस्टर A.O. ह्यूम। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है, बहुत से इतिहासकार ये कहते हैं कि ये इंग्लिश गवर्नमेंट के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में संस्था का गठन किया गया था। लेकिन जो भी हो, इस संस्थान ने भारत के मध्यम वर्ग तथा पढ़े लिखे तबके को अंग्रेज़ों से भारत के लिए कुछ कुछ सुविधाएं मांगना प्रारंभ कर दिया। राज्य में सुधार की डिमांड की, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, प्रशासन में सुधार की बात की, राजनीति में सुधार की बात की, और धार्मिक क्षेत्र में भी जो बुराइयां थी उन्हें भी दूर करने का विभिन्न तरीकों से प्रयास किया गया। इसी कड़ी में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक व 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में जो भारतीय कांग्रेस के एक तबके ने स्वदेशी की मांग करना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे यह आंदोलन आगे बढ़ा, स्वदेशी की मांग भी जोर पकड़ने लगी। लोग न केवल आर्थिक क्षेत्र में वरन प्रशासनिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में भी स्वदेशी का डिमांड करने लगे। और स्वदेशी के साथ साथ जो उदारवादी तबका था वो ये मानता था कि हम लोग हमारे तरीक़ों से शासित हों, जो तौर तरीके हैं वो हमारे हों, हमारे यहाँ जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो हमारी परिस्थितियों के अनुरूप चलें, हमारा जो प्रशासन हो वो भी हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी कस्टम्स और इसी प्रकार से हो। और साथ ही साथ हम अपने जो स्वदेशी साधन हैं उन साधनों का अनुपालन करें, उन साधनों पर ही निर्भर रहें, हमें विदेशी चीज़ों की उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस का फलक व्यापक होता गया, जैसे जैसे कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर छाती गई, जैसे जैसे सदस्य संख्या का विस्तार होता गया, तैसे तैसे स्वदेशी की डिमांड के साथ साथ बहिष्कार की भी डिमांड जुड़ गई। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि स्वदेशी आंदोलन तभी गति पकड़ेगा जब उसके साथ साथ बहिष्कार भी होगा।
हमारा जो उदारवादी तबका था, हमारा जो उदारवादी नेतृत्व था, चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले हों, चाहे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हों, चाहे दादा भाई नौरोजी हों, तो ये जो लोग थे, ये ऐसा नहीं है ये स्वदेशी की डिमांड नहीं कर रहे थे, मांग ये भी स्वदेशी की कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बहिष्कार पर जोर नहीं दिया था। 1905 में बंगाल के विभाजन के पश्चात इस तरीके की मांग जोर पकड़ने लगी। जो उदारवादी तबका था उसका ये मानना था कि स्वदेशी आंदोलन हमारी राष्ट्रीय शिक्षा, हमारे जो कार्यक्रम हैं उन पर जोर दिया जाए। उदारवादी जो नेता थे वो इसे देशभक्ति और आर्थिक पुनरुत्थान का एक माध्यम भी मानते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहते हैं कि स्वदेशी आंदोलन हमें अकाल, बीमारी तथा संकटों से बचाएगा, ऐसे संकट जो दरिद्रता उत्पन्न करते हैं। इसी कारण से वो कहते थे कि स्वदेशी बनो। स्वदेशी का मतलब ये नहीं था कि हम विदेशी आदर्शों तथा विदेशी विद्या, कला, उद्योगों इनका बहिष्कार करें। स्वदेशी से सुरेंद्रनाथ बनर्जी का तात्पर्य था कि हम उन सभी चीज़ों को अपनी राष्ट्रीय व्यवस्था में आत्मसात कर लें, उन्हें राष्ट्रीय सांचे में ढाल लें और राष्ट्रीय जीवन में प्रविष्ट कर लें। ये धारणा थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। जो भी हमारे लिए उचित है उन सभी उचित चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी उदारवादी तबका स्वदेशी आंदोलन मानता था। उन्हें भी स्वदेशी मतलब जो उचित चीज़ें हैं उन्हें एक्सेप्ट करना भी वो स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी ही मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। उनका स्वदेशी की धारणा थी कि स्वदेशी अथवा अपने राष्ट्र से प्रेम का दृष्टिकोण मानवता के हृदय में उत्पन्न एक सुंदरतम विचार है। यह भावना इतनी प्रभावोत्पादक है कि इसकी कल्पना से विचारों में कंपन तथा वास्तविक अनुभूति से मनुष्य परम आनंद की अनुभूति में पहुंच जाता है। और भारत को आज इसी अनुभूति की सबसे अधिक आवश्यकता है। ये कहना था गोपाल कृष्ण गोखले का। दादा भाई नौरोजी ने भी स्वदेशी आंदोलन में अपनी आस्था प्रकट की। भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने भारतीयों को स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा भी दी। नौरोजी का कहना था कि स्वदेशी आंदोलन कोई नई चीज़ नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ यह बहुत समय से विद्यमान है। मेरा कहना है कि स्वदेशी आंदोलन भारतीयों के लिए अत्यंत अनिवार्य तथा आवश्यक है। तो ये विचार थे हमारे जो उदारवादी नेतृत्व था उनके। स्वदेशी आंदोलन का विकास की अगर हम बात करें तो 1905 में बंगाल के विभाजन की घटना ने स्वदेशी आंदोलन में स्फूर्ति ला दी, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित कर दिया। भंग ने और उसे निरस्त कराने के लिए स्वदेशी तथा बहिष्कार दोनों का आश्रय लोगों ने लिया। अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विदेश में बने सामान के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर की शपथ ली गई।
एक प्रतिज्ञा की गई जिसके माध्यम से अंग्रेजी निर्मित या इंग्लैंड की निर्मित वस्तुओं का परित्याग तथा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने की प्रतिज्ञा लोगों ने ली। नगरों, कस्बों तथा गांवों में भी विदेशी बहिष्कार जो है वो लोगों के दैनिक कार्य का एक हिस्सा बन गया। कहीं तो लोगों ने नौकरियां छोड़ना प्रारंभ कर दिया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी, विदेशी संस्थाओं में अध्ययन अध्यापन करना बंद कर दिया। धोबियन, यहाँ तक कि जो धोबी थे उन्होंने विदेशी वस्त्र धोने से इनकार कर दिया और मोचियों ने विदेशी जूतों की मरम्मत करना बंद कर दिया। विदेशी वस्तुओं की अनेक स्थानों पर होलियां जलाई गई। स्वदेशी को अपना मतलब इस हद तक लोग स्वदेशी अपनाने पर के लिए कटिबद्ध थे कि धोबी और मोची तक विदेशी वस्त्रों और विदेशी जूतों की मरम्मत या धुलाई करने से इनकार करने लगे। कलकत्ते के एक समाचार पत्र द इंग्लिशमैन ने लिखा था कि यह बिल्कुल सत्य है कि कलकत्ता के गोदामों में कपड़ा इतना भरा हुआ है कि वह बेचा नहीं जा सकता। अनेक मारवाड़ी फर्में नष्ट हो गईं। कई बड़े बड़े यूरोपीय निर्यातों की दुकानों को ताला लग गया। बहिष्कार के रूप में शासन के शत्रुओं ने देश में ब्रिटिश हितों पर कुठाराघात किया। परीक्षार्थियों ने विदेशी कागज की कापियां छूने से इनकार कर दिया और विवाह में मिली किसी ऐसी विदेशी भेंट को भी अस्वीकार किया जाने लगा जो इंग्लैंड में निर्मित थी, या वो चीज़ें जो भारत में बन सकती थीं, ऐसी चीज़ें जो बाहर की थीं उन्हें एक्सेप्ट करना लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया। 1906 से 1919 तक की अवधि में राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी तत्वों का बोलबाला बना रहा। उनके नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन का पर्याप्त विकास हुआ। तिलक जो एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है स्वदेशी आंदोलन का, जिनका स्वदेशी आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है, उन्होंने स्वराज्य प्राप्त करना अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया था। स्वराज्य प्राप्ति के लिए वे स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार, स्वदेशी शिक्षा और सक्रिय प्रतिरोध के कार्यक्रम बना रहे थे। वे स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से जनसाधारण का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। सरकार पर दबाव डालकर स्वदेशी आंदोलन द्वारा वे देश में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करके लोगों को इस भावना से जोड़ना चाहते थे। बंगाल विभाजन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन अपने आप तीव्र गति से बढ़ चला। हम ये देखते हैं कि तिलक लोगों को लगातार ये बता रहे थे कि तुम्हें जानना चाहिए कि तुम उस शक्ति के महान तत्व हो जिससे प्रशासन चलाया जाता है। अंग्रेजी शासन बिना तुम्हारे सहयोग के एक पल भी नहीं चल सकता। अपनी इस दलित तथा उपेक्षित अवस्था में भी तुमको अपनी इस शक्ति को जागृत करना चाहिए। यदि तुम चाहो तो प्रशासन को असंभव बना सकते हो। तुम ही वो व्यक्ति हो जो समस्त प्रशासन की रीढ़ हो। तुम चाहे डाकतार विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे प्रशासन के अन्य घटक हों, मतलब कोई भी चीज़ बिना तुम्हारे सहयोग के अंग्रेज भारत के अंदर कम से कम नहीं कर सकते। तिलक जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन बहुत व्यापक हुआ
इसने भारतीयों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। अब भारतवासी अपने देश को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देने लगे। तिलक जी इस आंदोलन के माध्यम से भारतीयों में आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबन की भावनाएं उत्पन्न करना चाहते थे। उन्होंने केसरी में लिखा था कि विदेशी वस्तु इस देश में नहीं आनी चाहिए। उनका उद्देश्य यह था कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, देशी उद्योग धंधों का विकास होगा, बेरोजगारी दूर होगी, जिससे गरीबों की आर्थिक दशा में भी सुधार होगा और देश आत्मनिर्भर बन सकेगा। इसके अलावा आंदोलन के माध्यम से तिलक यह भी चाहते थे कि भारतवासी अपनी हीनता, दीनता और असमर्थता की स्थिति को भुला दें और आत्मसम्मान, आत्मविश्वास तथा आत्म बल की भावनाओं से युक्त हों और ब्रिटिश शासन से अपने अधिकारों को प्राप्त करें। तो इस प्रकार तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को बहुत अपने कार्यों के माध्यम से व्यापक बनाने में सहयोग प्रदान किया। तिलक के अलावा लाला लाजपत राय ने भी स्वदेशी आंदोलन को गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में अपनी पूरी आस्था प्रकट करते हुए कहा था कि मैं जीवन भर विदेशी मान्यताओं के प्रति अडिग रहा हूँ। आज यह आंदोलन किसी वर्ग विशेष का आंदोलन नहीं है, यह जनसाधारण का आंदोलन है। उन्होंने लाला लाजपत राय ने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने, विदेशी का बहिष्कार करने, राष्ट्रीय शिक्षा ग्रहण करने और विदेशी दासता के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए लोगों से आग्रह किया। उन्होंने बताया कि स्वदेशी आंदोलन से हमारा तात्पर्य है देशवासियों में उत्कृष्ट देशभक्ति की भावना पैदा की जाए, उन्हें आत्मविश्वासी, आत्माभिमानी और स्वावलंबी बनाया जाए, देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए और पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के मोह का परित्याग किया जाए। अपनी प्राचीन गौरवपूर्ण जो भारतीय संस्कृति है उसके प्रति ममत्व उत्पन्न हो लोगों में। लाला लाजपत राय के इन सदप्रयासों से पंजाब में सबसे पहले भारतीय बैंक, जिसे हम आज भी पंजाब नेशनल बैंक के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना भी स्वदेशी आंदोलन के क्रम में ही की गई थी। तिलक और लाला लाजपत राय की तरह ही विपिन चंद्र पाल ने भी स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से भारतीयों में देशभक्ति और राष्ट्रवादी भावना का प्रचार प्रसार किया। विपिन चंद का मानना था कि स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गतिशील बनाने में बहुत मदद करेगा। 1906 में विपिन चंद्र पाल ने कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में यह कहा था कि भारत में राजनीति को अर्थतंत्र से, औद्योगिक प्रगति से पृथक करना असंभव है। स्वदेशी का राजनीति से संबंध जोड़ना आवश्यक है और जब स्वदेशी का राजनीति से संबंध जुड़ जाता है तो वह बहिष्कार का रूप ले लेता है और यह बहिष्कार निष्क्रिय प्रतिरोध का आंदोलन है। इसी तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि लाल, बाल और पाल इस तिकड़ी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन को व्यापक और गतिशील बनाने में और स्वदेशी के माध्यम से
राष्ट्रीय आंदोलन को बल देने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ इन तीनों के साथ अगर हम एनी बेसेंट का नाम नहीं लेंगे या उनके नाम का उल्लेख नहीं करेंगे तो स्वदेशी आंदोलन के साथ अन्याय होगा। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के द्वारा स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार के कार्यक्रम को सफल बनाने में या देशवासियों में स्वदेशी आंदोलन को जोरदार तरीके से उठाने में या जोरदार तरीके से सहभागिता करने की लोगों से अपील की और आगे चलकर महात्मा गांधी के लिए एक मंच तैयार करके इन लोगों ने दिया, जिस मंच पर चढ़कर महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने में सफलता प्राप्त की। जहाँ तक प्रभाव की बात है, राष्ट्रीय आंदोलन को गतिशील बनाने में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। इस आंदोलन ने जनसाधारण में नवचेतना उत्पन्न की और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को, जो अभी तक मध्यम वर्ग का या भारत के पढ़े लिखे तबके का आंदोलन था, उसे जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की। स्वदेशी आंदोलन ने भारतवासियों में आत्माभिमान, आत्मविश्वास, स्वावलंबन आदि भावनाओं को जागृत करने में और भारतीयों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देने में सफलता प्राप्त की। इसने ब्रिटिश शासन के द्वारा उत्पन्न की गई मानसिक दासता, दीनता और हीनता की भावनाओं पर भी कुठाराघात किया। स्वदेशी आंदोलन का जो क्षेत्र था वो बड़ा व्यापक था। उसमें हिंदुओं और मुसलमान दोनों ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। अब राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ मध्यम या उच्च वर्ग तक ही सीमित नहीं रह गया था, अब यह जन आंदोलन बन गया था। जन चेतना का संचार इस आंदोलन के माध्यम से संपूर्ण भारत में हो चुका था। लाला लाजपत राय का कहना था कि हम अपने मुख सरकारी भावनाओं से हटाकर साधारण जनों की कुटियों की तरफ ले जाना चाहते हैं। बहिष्कार आंदोलन का यही मनोवैज्ञानिक, यही नैतिक और यही आध्यात्मिक महत्व भी है। स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर आधारित अनेक संस्थाओं की स्थापना की गई। इससे प्राचीन आंदोलन सभ्यता के गौरव के प्रति भारतीयों का ध्यान भी आकर्षित हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने इतना जोर पकड़ा कि मजबूर होकर सरकार को 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द करना पड़ा। ये इस आंदोलन की एक बड़ी सफलता थी। जहाँ तक स्वदेशी और बहिष्कार दोनों की बात है, तो स्वदेशी और बहिष्कार स्वाधीनता संग्राम के दो लोकप्रिय हथियार थे। इन्हें धार देने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तिलक ने स्वदेशी के संकेत को महाराष्ट्र और बरार के कोने कोने तक फैला दिया था और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी व्यापकता व सफलता की संभावनाओं का अनुमान लगाकर अपने सहयोगियों के द्वारा इसका संदेश गांव-गांव और नगर-नगर पहुंचाने में उल्लेखनीय योगदान दिया था। तिलक ने स्वदेशी का व्यापक अर्थ लेते हुए इसका प्रयोग शिक्षा, विचारों व जीवन पद्धति के रूप में किया था। तिलक स्वदेशी का अर्थ को ग्रहण करने में, वो कहते हैं, धीरे धीरे विदेशी विचारों को भी भारतीय जनमानस से लुप्त कर दिया जाना चाहिए। तिलक ने भारतीयों के मन मस्तिष्क को
पूर्णतया स्वदेशी बनाना चाहा था। उनके भाषणों व लेखों में जनता से स्वदेशी के प्रति आग्रह होता था और उसका परिणाम जनता पर भी बड़ा सकारात्मक पड़ता था। स्वदेशी की तरह ही बहिष्कार का भी मूल उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के आर्थिक हितों पर दबाव डालकर उनसे अपनी अधिक से अधिक मांगें मनवाने के लिए उन्हें विवश किया जाए। जनता को भी ये समझाया गया कि ब्रिटिश सरकार की व्यवहारिक नीति भारत के आर्थिक विनाश के लिए उत्तरदायी है। तिलक ने बहिष्कार के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलुओं पर जोर डाला और कहा कि सर्वप्रथम तो इससे स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और दूसरे सरकार भारतीयों की मांगें मानने के लिए विवश होगी, मजबूर होगी। बहिष्कार आंदोलन का ब्रिटिश व्यापार पर कितना व्यापक प्रभाव पड़ा, इसका विस्तृत विवेचन वहाँ तत्कालीन कलकत्ता प्रवासी अंग्रेजों के मुखपत्र इंग्लिशमैन के इस वर्णन से चलता है कि बहुत सी प्रमुख मारवाड़ी फर्मों का व्यवसाय नष्ट हो गया। यूरोपीय वस्तुओं का आयात करने वाले कई बड़ी बड़ी कंपनियां या तो अपनी शाखाएं उन्हें बंद कर देनी पड़ी या फिर मामूली से व्यापार से ही उन्हें संतुष्ट हो जाना पड़ा। गोदामों में माल जमा तो हो रहा था लेकिन वो बाजार में बिक नहीं पा रहा था। अब आवश्यकता इस बात की है कि ब्रिटिश जनता और भारत सरकार को इस तथ्य के प्रति जागरूक किया जाए कि बहिष्कार के रूप में ब्रिटिश राज के शत्रुओं के हाथ एक ऐसा हथियार आ गया है जो कि ब्रिटिश हितों को पर करारी चोट पहुंचाने में कारगर है। बहिष्कार के प्रति ढिलाई या सहमति की गई तो यह किसी सशस्त्र क्रांति से भी अधिक खतरनाक सिद्ध होगी, जबकि भारत के साथ स्थापित ब्रिटेन के संबंध निश्चित ही समाप्त हो जाएंगे। तो किसी अखबार में इस तरीके के आलेख छपना इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि बहिष्कार एक बड़ा हथियार बन गया था। बहिष्कार आंदोलन की शक्ति बन गई थी। इस शक्ति की एक भाषण में व्याख्या करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि तुम्हें जानना चाहिए कि तुम उस शक्ति का एक महान तत्व हो जिससे भारत में प्रशासन चलाया जाता है। ब्रिटिश शासन रूपी यह शक्तिशाली शासन तंत्र तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलाया जा सकता। अपनी इस दलित और उपेक्षित अवस्था में भी तुम्हें अपनी शक्ति की चेतना होनी चाहिए कि यदि तुम चाहो तो शासन को असंभव बना दो। तुम ही डाक व तार का प्रबंध करते हो, तुम ही भूमि का बंदोबस्त करते हो, कर वसूल करते हो। वास्तव में प्रशासन के समस्त कार्य तुम ही करते हो। यद्यपि अधीनता की अवस्था में तुम्हें विचार करना चाहिए कि क्या तुम इस प्रकार के श्रम की अपेक्षा अपने राष्ट्र के लिए कोई और अधिक उपयोगी कार्य नहीं कर सकते। तिलक ने अपने एक अन्य भाषण में यह भी कहा था कि यदि तुम में सक्रिय प्रतिरोध की क्षमता नहीं है तो क्या तुम में आत्मत्याग और आत्म संयम की भी इतनी शक्ति नहीं है कि तुम अपने ही ऊपर शासन करने में विदेशी सरकार की सहायता ना करो। यही बहिष्कार है और हमारे कहने का आशय यह है कि बहिष्कार एक राजनीतिक शस्त्र है। हम कर वसूल करने व शांति स्थापित करने में सहायता नहीं करेंगे। हम न्याय प्रशासन के संचालन में विदेशी शासन को सहायता नहीं करेंगे। हमारे अपने न्यायालय होंगे और जब समय आएगा हम कर अदा नहीं करेंगे। यदि तुम यह कर सकते हो तो कल ही स्वतंत्र हो जाओगे। यह बहिष्कार
ये आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन की एक पूर्व सूचना की तरह था। लाला लाजपत राय के अनुसार तिलक दिल्ली कांग्रेस के समय से ही सत्याग्रह की बात भी सोचने लगे थे। उन्होंने तिलक की सोच को बताते हुए कहा था कि तिलक ने भारतीयों की मोह अवस्था समाप्त करना, जिसके कारण उन्होंने अंग्रेजों को सर्वशक्तिमान समझ रखा था। नंबर 2, देश के लिए त्याग व बलिदान और कष्ट सहना, इस भावना को स्वतंत्रता के प्रति समर्पित करना। और 3, देश की स्वतंत्रता प्राप्त करना, इन उद्देश्यों में परिवर्तित कर दिया था। वास्तव में लोकमान्य तिलक इस आंदोलन की धुरी थे। उनके विचारों ने, उनके कार्यक्रमों ने, उनके समाचार पत्रों ने, उनके द्वारा मनाए गए उत्सवों ने, जलसों ने स्वदेशी आंदोलन को संपूर्ण भारत के घर घर में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और इस आंदोलन ने गांधी के लिए एक बड़ा मंच, स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा मंच तैयार करके प्रस्तुत किया था, जिस मंच पर महात्मा गांधी ने आरूढ़ होकर अंग्रेज़ों को खुली चुनौती दी कि भाई अब आप भारत में शासन नहीं कर सकते। ये स्वदेशी आंदोलन का ही प्रभाव था कि कालांतर में होने वाले जितने भी आंदोलन थे, उनके आधार के रूप में हमेशा स्वदेशी और बहिष्कार का नाम लिया जाता रहा। धन्यवाद।